हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो वन शॉट का मतलब क्या है, आप समझ पाते हो। वन शॉट का मतलब है कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में होना चाहिए और वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि हमें जो एक्सप्लेनेशन कंटेंट है, जो फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स हम देते हैं साथ में आपको पढ़ाते वक्त, वो एग्जांपल्स हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। मच्छर भाई इस समय मत काटो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करते हुए, उतना एक्सप्लेन करते हुए कि जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मजा आएगी आपको, मुझे पक्का विश्वास है। बट हाँ, थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबी हो सकता है, 1 घंटे से तो कम नहीं होगा किसी भी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एसिड्स। एसिड्स कैसे होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज आपको पता है कि एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, H प्लस आयंस रिलीज करते हैं एक्वस मीडियम में। रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है, फटाफट लिख दीजिए। पहला लिख दीजिए, हमने क्या लिख दिया, मेन प्रॉपर्टी लिख दी, रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंजेस टू रेड। ठीक है, इनका जो पीएच होगा वो कैसा होगा, लेस देन 7। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको पता है। अब देखो और क्या जनरल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सोर इन टेस्ट, जो हमें सबसे पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिख देते हैं। टेस्ट में सारे खट्टे होते हैं, जितने भी आपने लेमन, ऑरेंज, एप्पल खाया होगा, थोड़ा थोड़ा उसमें एप्पल जैसे है तो उसमें सोर टेस्ट कम होता है। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अब एसिड्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं 2 में। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड वन इज द वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे, ऐसे एसिड्स जैसे ही हम उनको पानी में डालते हैं तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आप लिख सकते हो एसिड विच कंप्लीटली स्प्लिट इनटू इट्स आयंस। किस कंडीशन में, एक्वस मीडियम में। नोट्स साथ में बनाते रहिएगा। दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल ले लो, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एटसेट्रा। नाम आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये नाम इसका जरूर लिख दो। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HNO3 क्या है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। H2SO4 इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों, क्योंकि ये इनको वाटर में डालने पर ये कंप्लीटली अपने आयंस में स्प्लिट हो जा रहे हैं। और दूसरे हमारे कौन से हैं, वीक एसिड। तो वीक कौन से होंगे, जो कंप्लीटली स्प्लिट नहीं हो रहे होंगे इनटू इट्स आयंस। तो आप लिख सकते हो एसिड्स विच डू नॉट स्प्लिट, या हम बोलते हैं इसको आयोनाइज कंप्लीटली। ठीक है, इनटू इट्स आयंस, कॉल्ड एज वीक एसिड्स। एग्जांपल ले लो, जैसे CH3COOH। इस कंपाउंड का नेम क्या है, कि विनेगर में प्रेजेंट होता है 5 to 8%। सिरका खाते हो भाई, सिरका में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है CH3COOH। और इसका नाम क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं, एथेनोइक एसिड। ठीक है, आप और कोई एग्जांपल लिख दो, जैसे आपने लिखा C2H2O4। C2H2O4 इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, बाकी जितने भी एसिड्स जो हम खाते हैं, जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, सब में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। और वो सारे क्या होते हैं, एक तो वीक एसिड्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एसिड को हम फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, 2 में। एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड सेकेंड वन आर इनऑर्गेनिक एसिड। सेल लिख दे रहा हूं बार बार यार, इनऑर्गेनिक एसिड। देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, यहां पे जो टर्म ऑर्ग दे रखा है, इस ऑर्ग का मतलब क्या है, इस ऑर्ग का मतलब है लिविंग, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे, ऐसे एसिड्स जो लिविंग बीइंग से मिलते हो, है ना।
लिख सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किसमें मिलता है? टैमरिन में, इमली में। दूसरा साइट्रिक एसिड किसमें मिलता है? लेमन में, ऑरेंज में, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है? टोमेटो में। तो इस तरह के बहुत सारे एसिड्स हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तीनों एटम्स प्रेजेंट होंगे। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। अगर इसका हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो यही मिलेगा। जैसे अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो ये होता है, देखो, C2H2O4, या इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लें तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये ऑर्गेनिक एसिड है और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज्ड या यूटिलाइज्ड इन आवर लाइफ। मतलब खाने में हम डाइट में यूज कर लेते हैं, जैसे विनेगर खाते हैं, है ना, टोमेटो खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, लेमन खाते हैं, सब में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है एंड दे आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरे इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऐसे एसिड्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे एसिड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल ले लो, जैसे HCl, देखो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4, H3PO4 क्या है? H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने एसिड्स को क्लासिफाई कर लिया, किसमें? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। हेडिंग डाल दीजिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का मतलब है कि कोई एसिड, कोई पर्टिकुलर एसिड एक्वस मीडियम में कितने H+ आयंस रिलीज कर सकता है, ठीक है। जैसे किसी एसिड ने एक H+ आयन दिया तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। अगर कोई दूसरा एसिड है वो 2H+ आयंस दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ, साथ में लिखते रहिएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H+ आयंस ऑफ एन एसिड इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में कोई भी एसिड जितने H+ आयंस देता है वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो इसमें पहला आ जाएगा मोनोबेसिक एसिड। मोनो का मतलब आपको पता है, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो स्टैंड्स फॉर 1। यहां पे जो टर्म मोनो दिया है इसका मतलब होता है 1, है ना। तो मोनोबेसिक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एसिड है वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा होगा? रिलीज ओनली हाउ मच? ओनली 1 H+ आयन। तो अगर एक ही H+ आयन दे रहा है तो वो मोनोबेसिक एसिड है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH या मेथेनोइक एसिड, ये चींटी में प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? फटाफट नाम लिख दो। दिस इज फॉर्मिक एसिड और इसलिए चींटी को हम फॉर्मिका बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इट्स स्टैंडर्ड नेम इज मेथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरा कौन सा? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सारे कैसे हैं? मोनोबेसिक एसिड्स हैं, ठीक है। समझ में आया? फटाफट लिख दीजिए। फिर आ जाइए डाइबेसिक एसिड पे। तो डाइबेसिक, डाई स्टैंड्स फॉर 2 और बेसिसिटी का मतलब जो जितने H+ आयन देता हूं, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो डाइबेसिक एसिड है इसका मतलब क्या है? डाइबेसिक एसिड का मतलब एसिड विच रिलीजेस 2H+ आयंस, 2H+ प्लस, सही से बनाइएगा, 2H+ आयंस इन एक्वस मीडियम, ठीक है। एक्वस मीडियम में जो 2 H+ आयन दे रहा हूं वो डाइबेसिक है। इसको हम प्रोटिक भी बोलते हैं। बेसिक की जगह पे हम टर्म प्रोटिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डाइबेसिक और यहां पे लिख दिया होता अगर डाई प्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, मतलब H+ आयन, वो बात वही हो जाती है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड।
इसको वाटर में डालोगे तो ये 2 H+ आयन देगा, तो इसको डाइबेसिक एसिड की कैटेगरी में लाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, ठीक है, ये क्या करेगा, इसका नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्जेलिक एसिड, और ये 2 H+ आयन देता है, तो ये डाइबेसिक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते थे, एथेनोइक एसिड CH3C डबल है, जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, ये भी मोनोबेसिक है। इसके पास टोटल हाइड्रोजन तो 4 है बट रिलीज एक ही करता है। ठीक है, तो ये मोनोबेसिक है। डाइबेसिक हो गया दूसरा। ट्राइबेसिक एग्जांपल ले लो। ट्राइबेसिक का मतलब है इट कैन रिलीज 3H+ आयंस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लो आप H3PO4। H3PO4 इज द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये 3H+ आयन देता है। इससे ज्यादा कोई अगर देगा तो वो किस में आ जाएगा, पॉलीबेसिक में। मतलब पॉली मतलब मेनी, बेसिक मतलब बेसिसिटी, है ना। तो पॉलीबेसिक का मतलब एसिड कैन रिलीज कितने, मोर देन 3H+ आयंस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लो H4P2O7, 4 हाइड्रोजन रिलीज कर देता है ये H+ के फॉर्म में, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। उसके बाद आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कि अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन को कम करना, तो डाइल्यूट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप फटाफट बिना टाइम निकाले हुए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन का मतलब है H+ आयंस की कंसंट्रेशन को कम कर देना बाय एडिंग वाटर। लेकिन अब समस्या है कि एसिड जब H+ आयंस एक्वस मीडियम में रिलीज करता है तो प्रोसेस कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब कि जब कोई एसिड को आप वाटर में मिलाओगे तो ये H+ आयन रिलीज करेगा, है ना, बना देगा H3O+, है ना। और ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, ये प्रोसेस होती है हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, और आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो उसमें रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना होगा, यू हैव टू ऐड एसिड इनटू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्ट्रीम। मतलब हम बीकर लेंगे पानी भरा हुआ, दूसरे बीकर में एसिड लेंगे, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे वाटर में और उसको लगातार स्टिरर के साथ में मिक्स करते रहेंगे। क्यों, ताकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने H+ आयन में टूट जाएं, एक साथ में न टूटें, क्योंकि एक साथ में क्या होगा, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से। ठीक है, समझ पाए। तो हम क्या करेंगे, आपको लिखना होगा यहां पे ऐड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। व्हाई, बिकॉज, ये बिकॉज लिख दीजिए यहां पे। रीजन क्या है, बिकॉज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, जब एसिड H+ आयन रिलीज करता है तो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इज, आयोनाइजेशन टर्म यूज कर लो, या स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए हम डिसोसिएशन यूज कर लेते हैं। डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा होगा, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अगर आपने एसिड में पानी मिला दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ में H+ आयन रिलीज करेंगे, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी कि अगर आपने H2SO4 लिया है, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाईली स्ट्रॉन्ग है, इसको बोलते हैं हम किंग ऑफ एसिड। और इसका जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं। add acid to water not water to acid because ionization या dissociation of acid is highly exothermic in nature। ठीक है, और इसको तो मैंने अलग से बता दिया, H2SO4 किंग ऑफ एसिड। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि add acid drop by drop, मतलब slowly into water with कैसे, कांस्टेंट स्ट्रिंग, STERRING। ठीक है, जब आप स्ट्रिंग करते रहोगे, उसको घुमाते रहोगे स्टिरर के साथ में ग्लास रॉड से, तो फिर क्या होगा, जो भी आपने ड्रॉप एसिड की डाली, तो जब तक दूसरी ड्रॉप पड़ेगी तब तक पहली ड्रॉप जो है वो डिसोसिएट हो चुकी होगी, एक साथ में बल्क में हीट रिलीज नहीं होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड नहीं होने पाएगी।
ठीक है, और आपका डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन का मतलब है H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देना, फर्दर डाइल्यूट करें तो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड ये आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आ जाइए आप, फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? तो पहली रिएक्शन है कि अगर हम किसी हेडिंग डाल दो, एक्शन विथ मेटल, किससे? मेटल के साथ में, कि अगर हम मेटल को एसिड में मिला दें तो क्या होगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपने लिया HCl, डाइल्यूट HCl लेंगे, ये DIL यहां पे लिखा हुआ है। इस DIL का मतलब है डाइल्यूट, मतलब जिसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ठीक है, और इसको सपोज जिंक मेटल मिला दिया आपने इसमें, तो जिंक क्या करेगा? रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा ZnCl2 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमें बैलेंस करने पड़ेगा इक्वेशन को, तो 2HCl लेना पड़ेगा, है ना। इन द सेम वे, इफ dilute H2SO4 sulfuric acid is allowed to react with lead, lead स्लो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है थोड़ा सा, तो ये क्या बनेगा? बट रिएक्ट तो करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा। इट विल फॉर्म PbSO4। PbSO4 इज द लेड सल्फेट, और विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इतना समझ में आया। कोई और रिएक्शन ले लेते हैं कि सपोज आपने डाइल्यूट HCl लिया और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में? लेड के साथ में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अब लेड क्लोराइड बन जाएगा, PbCl2, और क्या बनेगा? PbCl2 with the release of hydrogen gas, है ना। The name of this compound is lead chloride। फिर बैलेंस करने के लिए हमें 2HCl लेना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर हमें पता करना है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट तो क्या करेंगे? मैचस्टिक ले जाओगे, अगर हाइड्रोजन का कलेक्शन वहां पे है तो क्या होगा? हाइड्रोजन विल बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है, पटाखे की आवाज आएगी, पॉप आवाज आएगी, है ना। तो हमें मालूम चल जाएगा कि जो गैस निकल रही थी वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले लें, भाई H2SO4 और HCl की रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी। अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले लें तो क्या होगा? नो हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। डाइल्यूट HNO3 भी तो एसिड है, बट वो एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो यहां पे एक नोट लिख दीजिएगा, और नोट क्या होगा? विथ पूरा रिएक्शन स्टेटमेंट लिखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HNO3। अगर हम मेटल की डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करें तो क्या होगा? नो हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? बिकॉज, रीजन लिखिए फटाफट नीचे, बिकॉज HNO3 कैसा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन बनता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस टू वाटर। ये हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में कन्वर्ट कर देगा। और इसीलिए जब हम मेटल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। फिर अच्छा, ऐसा कौन सा मेटल हो सकता है जिसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकले डाइल्यूट HNO3 के साथ में? तो देखो, 2 मेटल्स हैं स्पेशली, वैसे कई सारे हैं, आप एक दो याद रखो। कौन कौन से? एक तो है मैग्नीशियम मेटल एंड दूसरा है मैंगनीज, Mn। रिएक्ट्स विद very dilute solution of HNO3 to produce क्या? हाइड्रोजन गैस। अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन कराई जाए बहुत डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस निकल सकती है। इसका मतलब हो गया कि वहां पे जो HNO3 है
उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम है कि वो इवॉल्व्ड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा होगा, तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ये सारी चीजें जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं, थोड़ा सा मैं इधर उधर जो है एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आपको बढ़ा दे रहा हूं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो। जैसे आयरन ऑक्साइड पढ़ा है आपने Fe3O4 पढ़ा था, आपने PbO पढ़ा था, आपने CuO पढ़ा था। ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द मेटल ऑक्साइड्स। क्यों? क्योंकि यहां पे मेटल के साथ में ऑक्सीजन है, आयरन के साथ में ऑक्सीजन है, लेड के साथ में ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है। तो जब भी मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होगा तो जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब ज्यादा आगे नहीं बताएंगे, हम सीधा रिएक्शन पे आते हैं। कोई भी आप एसिड ले लीजिए और इस एसिड की रिएक्शन करा दें किससे? मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, तो क्या बनेगा? फिर से हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस इस बार वाटर मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल ले लीजिए, HCl लिया, डाइल्यूट HCl, और इस डाइल्यूट HCl की किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दो, जैसे हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? इट विल फॉर्म ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ये जिंक क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है, और प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना देंगे। इसका मतलब मुझे 2HCl यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, इन द सेम वे इफ lead oxide PbO is allowed to react with sulfuric acid H2SO4 और ले लेते हैं dilute H2SO4, तो क्या बनेगा? फिर उसी तरह से रिएक्शन होगी, बनेगा PbSO4 with the release of H2O. This is lead sulfate। ठीक है, और ऊपर क्या बना हुआ है? जिंक क्लोराइड। तो इस तरह से जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और प्लस वाटर रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और इन केमिकल प्रॉपर्टीज को एज इट इज पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, या हो सकता है इक्वेशन दे रखी हो हाफ और आपसे कहे कि इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, समझ पा रहे इस चीज को? आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप के रिएक्शन आ जाते हैं, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। हेडिंग डालिए, रिएक्शन या एक्शन, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट आप जानते होंगे क्या होता है? बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, रिएक्शन करा दो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ में। तो देखो, जब भी हम कोई एसिड लेंगे और एसिड की हम मेटल बाइकार्बोनेट, या मेटल बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे बाइकार्बोनेट बोलो आप, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनता है? बोलो, सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ में, और प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, इन द सेम वे व्हेन एन एसिड इज अलाउड टू रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, किससे रिएक्शन करा दें? मेटल कार्बोनेट के साथ में, फिर से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये समझ लो, ये बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ में एक्शन क्या होगा, एसिड का कार्बोनेट के साथ में एक्शन क्या होगा, वो ये है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, साथ में लिखते रहिएगा, बार बार कह रहा हूं, जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा, उस पर रिप्लाई करूंगा, समझा दूंगा आपको। एग्जांपल ले लिए कि सपोज आपने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। जनरली हम सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले रहे हैं, वीक एसिड के साथ में भी रिएक्शन होगी, बट रिएक्शन का जो रेट होगा, जो स्पीड होगी, वो स्लो होगी। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl लिया और इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, NaHCO3। NaHCO3 क्या है? दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? Na और Cl मिलकर क्या बना देंगे? NaCl। देखो, ये सॉल्ट बन गया, Na और ये Cl जुड़ जाएंगे आपस में, क्या बन गया? NaCl, नमक वही जो हम खाते हैं, प्लस क्या बनेगा? H2O, और प्लस क्या बनेगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी कैसे? ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ में। कान के पास ले जाओगे तो बुदबुदाहट की जैसी आवाज आएगी। ठीक है, तो अगर बुदबुदाहट के साथ में हो रहा है तो उसको बोलेंगे ब्रिस्क इफर्वेसेंस, उसमें झाग भी बनता है।
ठीक है। और अगर हमें पता करना है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या करें, जो गैस निकल रही है उसको पास कर दो किसमें, पास द इवॉल्व्ड गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, होता है स्लैग लाइम या लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक, बनेगा क्या देखो, CaOH होल ट्वाइस आपने लिया है लाइम वाटर और इसमें आपने पास कर दी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCO3 एंड प्लस H2O। ये जो CaCO3 है ये PPT है, प्रेसिपिटेट है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन की वजह से इसका जो कलर आता है वो कैसा आता है, मिल्की व्हाइट आता है। ठीक है, ये साथ में लिखते रहिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं। ये ऐसा मत समझिएगा कि ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कोई रिएक्शन कर ली कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की। एक कार्बोनेट के साथ में कर लेते हैं कि सपोज आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इस बार एसिड चेंज कर लेते हैं और इस बार ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको मैं नीचे ले आता हूं इधर। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये जो SO4 है ये Na2 के साथ में जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या बना देगा, Na2SO4। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, कौन बताएगा, सोडियम सल्फेट होता है ये। और प्लस क्या बनेगा, CO3 का CO2 निकल गया और प्लस 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, H2O बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देता है। एक बार और याद करो कैसे करता है, कि जब एसिड किसी मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। और अगर हमें प्रूव करना है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो हम क्या करें, जो गैस है उसको लाइम वाटर में पास कर दीजिए। लाइम वाटर मिल्की हो गया तो इसका मतलब जो गैस थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, फटाफट। तो अब इसके बाद आ जाइए बेसिस को देख लेते हैं, थोड़ा बेसिस क्या है। ठीक है, बेसिस में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एसिड्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। बेसिस कैसे होते हैं, देखो साबुन का कभी अगर टेस्ट किया हो तो ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है कि अगर इनके इसमें अगर ब्लू लिटमस जो है आपने लिया और ब्लू, उल्टा बता दिया बेटा, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू। तो थोड़ा सा बेसिस को कवर कर लेते हैं, है ना। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, अगर आपने साबुन का कभी टेस्ट किया हो, बिटर इन टेस्ट। ठीक है ना, और ये रेड लिटमस अगर इसमें आपने डाल दिया तो ये कैसे कर देंगे, इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में क्या करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। OH माइनस आयन को हम बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस आयन इज द हाइड्रोक्साइड आयन। और एक फिजिकल प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि ये कैसे होते हैं, दे आर स्लिपरी, स्लिपरी और सोपी इन टच। टच में कैसे होते हैं, स्लिपरी और सोपी, मतलब साबुन जैसे, क्योंकि साबुन में बेस प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्लिपरी और सोपी इन टच होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एसिड्स को डिवाइड किया था, बेसिस को अभी हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वन इज द वीक बेस। कौन कौन से, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, बेसिस which completely split into its ions, अरे यार, into its ions in aqueous medium, they are called as strong acids, जैसे they are called as strong bases, जैसे NaOH। the name of this compound is sodium hydroxide। क्या इसका नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपने ले लिया KOH, KOH इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे आपने ले लिया CaOH होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया कि बेस जो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाए, OH माइनस आयन और मेटल आयन में टूट जाए, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस क्या होगा, जो कंप्लीटली आयंस में ना टूटे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, इसका नाम है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, जैसे आपने लिया AlOH होल थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जिस तरह से हमने एसिड्स को टू में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी तरह से हमने बेस को भी स्प्लिट कर लिया किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने, वीक बेसिस जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड था उसी तरह से होता है एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी ऑफ बेसिस का मतलब है कि कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा एक्वस मीडियम में। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस मीडियम में कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन देता है वो उसकी एसिडिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लो, मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक का मतलब क्या है, ओनली वन OH माइनस आयन। अगर कोई बेस सिर्फ एक OH माइनस आयन दे रहा है तो वो मोनो बेसिक है। जैसे NaOH एक ही देगा, एक ही है इसके पास में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ही देगा, NH4OH एटसेट्रा। इसी तरह से हो जाएगा डाई बेसिक, डाई एसिडिक यार, डाई एसिडिक। डाई एसिडिक का मतलब क्या हो गया, जो दो OH माइनस आयन दे देना, बेसिस विच रिलीज टू OH माइनस आयंस। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डाई बेसिक डाई एसिडिक बेस है, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है, डाई एसिडिक बेस है ना, क्योंकि इसकी एसिडिटी जो है वो 2 है, इसके पास दो H प्लस आयंस हैं, ये दोनों OH माइनस आयंस जो है वो रिलीज कर देगा। मैं बार बार H प्लस आयन बोल दे रहा हूं बेटा, बेस में OH माइनस आयन होता है, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से ट्राई बेसिक, ट्राई एसिडिक, पॉली एसिडिक वगैरह वगैरह आ जाएगा। तो ट्राई एसिडिक बेस का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप। ट्राई एसिडिक में क्या होगा, जो 3 OH माइनस आयंस रिलीज कर दे वो ट्राई है ना, ट्राई एसिडिक। और इसका एग्जांपल हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाम नहीं भूलना है आपको। उसके बाद आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसकी बहुत कम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत इजी चीजें हैं, बट टाइम तो बेटा लग जा रहा है। मैं तो सोच रहा था शॉर्ट में हो जाएगा, बट मैं क्या छोड़ दूं ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला आ जाओ एक्शन विद मेटल। एक्शन विद मेटल। अब देखो, जो बेसेस हैं वो एसिड से कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन रेट जो होगा वो कम रहेगा या रिएक्शन स्लो रहेगी। तो इसमें क्या होगा, कोई भी मेटल जब किसी बेस के साथ में रिएक्शन देगा तब भी वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जिस तरह से एसिड्स कर रहे थे। एक चीज मैं आपको भूल गया अभी बताना, वो मुझे आगे बताना है, एल्कलीज। ठीक है, ध्यान दिलाइएगा हमको। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जिंक मेटल है और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहा हो, तो ये बना देगा सॉल्ट Na2ZnO2 विद द रिलीज ऑफ H2 गैस। ठीक है, Na2ZnO2 विद द रिलीज ऑफ H2 गैस। इसका Na2ZnO2 जो है इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, इन द सेम वे इफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस मीडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करेगा तो बना देगा NaAlO2। NaAlO2 इज द सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट। ये सॉल्ट है विद द रिलीज ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से जो बेस है वो किसी मेटल के साथ में रिएक्शन देता है। ये दो ही रिएक्शन आपके सिलेबस में, फटाफट लिख लीजिए। और ये कंपाउंड्स जो हैं सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट, ये दोनों ही रिएक्शन 1 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए कि अगर एसिड की हम बेस के साथ में रिएक्शन करा दें, जैसे ये बेस है और इस बेस की हम रिएक्शन करा दें एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा, तो हेडिंग डाल दो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। क्या बनेगा बताओ, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। और ये प्रोसेस कैसी होगी, ये प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब whenever an acid reacts with base, तो एसिड बेस की पावर को, बेस एसिड की पावर को खत्म कर देगा। मतलब acidic character of acid will be cancelled out by base and basic character of base will be balanced by the acid या cancelled out by the basic acid। तो क्या होगा? सॉल्यूशन मिलेगा हमें न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। हीट रिलीज होता है वहां पे। एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, यप सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन करा दो किससे? HCl से। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसके पास OH है तो ये बेस है, और ये क्या है? एसिड है। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, तो NaCl बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक, NaCl न्यूट्रल होगा। दूसरा ले लो, अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, इसकी रिएक्शन करा दें हम किससे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा? दो ले लीजिए, बनेगा ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा हम ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो डाइल्यूट यूज कर रहे हैं। Na2SO4 बनेगा विद द रिलीज ऑफ H2O। कितने H2O निकल जाएंगे? 2H2O। ठीक है, तो वेन एवर एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट विद द रिलीज ऑफ water and this reaction will be called as neutralization reaction and the process will be exothermic in nature। अब बताओ इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो फटाफट, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाता है फिर। अब देखो हमने एसिड्स भी खत्म कर लिया, बेसिस भी खत्म कर लिया, अब हमारे पास बचता है, हम आ जाते हैं सीधे किस पे? इंडिकेटर्स पे। तो हेडिंग डालिए अगली, इंडिकेटर्स। तो अब हम लोग आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। अब ये बताओ इंडिकेटर्स क्या है? गाड़ी में जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, उसमें भी इंडिकेटर्स होते हैं। कि इंडिकेटर केमिस्ट्री में कहां से आ गया? वो तो बाइक्स में होता है इंडिकेटर। बाइक वाले इंडिकेटर का क्या काम है? जब हमें कभी लेफ्ट या राइट टर्न करना होता है तो हम अपने से पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं कि भाई हम लेफ्ट साइड में मुड़ने जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखिए। मतलब कंट्रोल कर लीजिए, स्पीड कंट्रोल कर लीजिए, है ना। मतलब क्या है इंडिकेटर का काम? दिखा देना किसी चीज को, इंडिकेट कर देना, बता देना, प्रदर्शित कर देना कि हम किधर मुड़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में फिर इंडिकेटर्स का क्या काम है? केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स का काम है कि कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास में, वो एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है या न्यूट्रल है, उसका पीएच क्या होगा, ये सारी चीजें बता देना बाय चेंजिंग इट्स कलर। डाला एसिड में डाला तो डिफरेंट कलर का हो गया, बेस में डाला तो डिफरेंट कलर का हो गया। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिख लो फटाफट। क्या है? सब्सटेंस यूज्ड टू इंडिकेट, क्या? इंडिकेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। कैसे ये दिखाएंगे? बाय चेंजिंग इट्स कलर, अपना कलर चेंज कर देंगे। अब ये जो इंडिकेटर्स, इनको हम ब्रॉडली टू टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना, जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे हैं, मैं कुछ बता दूंगा यहाँ पे। और दूसरे कौन से हैं? दे आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स को मैं इस तरफ लिख लेता हूं, यहाँ पे नेचुरल जो नेचुरली मिलते हैं, और सिंथेटिक जो लैबोरेटरी कंडीशंस में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स बता दो, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम होगा, ठीक है, फिर इट्स नेचुरल कलर, इसका नेचुरल कलर क्या है, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर होगा, और उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि बेसिक मीडियम में ये कौन सा कलर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन पता है कैसे बनता है? दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन। जो लाइकेन्स होते हैं उनको जंगलों से लेते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में डालते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो अपना कलर को इंपार्ट करते हैं इनटू द वाटर, तो वाटर उस पर्टिकुलर कलर का हो जाता है, वो लिटमस सॉल्यूशन होता है। इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल। ये कौन सा कलर है? ये पर्पल कलर के होते हैं। एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर दिखाते हैं, और बेसिक मीडियम में ये कैसे होते हैं? दे चेंजेस टू ब्लू। दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, कोई और इंडिकेटर है जो नेचुरल है? आप टर्मरिक यूज कर सकते हो, टर्मरिक
नेचुरल कलर कौन सा होता है? येलो। बेसिक मीडियम में कैसा रहेगा? बेसिक मीडियम सॉरी एसिडिक मीडियम में इट रिमेन्स येलो, और बेसिक मीडियम में ये रेड हो जाता है या रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके कपड़ों के ऊपर अगर कभी हल्दी लग जाती है तो अगर आप सोप से उसको साफ करने का प्रयास करते हो तो येलो से वो रेडिश ब्राउन या रेड कलर में चेंज हो जाता है। दूसरा लिख लो आप, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस क्या होता है? लाल वाली गोभी, गोभी होती है पत्ता गोभी जो लाल कलर की होती है, उसको बोलते हैं रेड कैबेज जूस। ठीक है, अब ये कैसा होगा? रेड कैबेज जूस नेचुरली तो ये रेड है तो रेड ही कलर का होगा। एसिडिक मीडियम में ये कैसा रहेगा? रेड ही कलर का रहेगा। और बेसिक मीडियम में ये कैसा हो जाता है? इट विल चेंज टू ग्रीन। ठीक है, इस तरह से हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, पेटल्स सेपल्स यूज कर सकते हैं हम फ्लावर्स के, जैसे आपका गुलमोहर का जो गुड़हल का जो प्लांट होता है, गुड़हल के फ्लावर्स को भी यूज कर सकते हैं, वो भी इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, समझ पाए? तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, इसको फटाफट लिख दीजिए। नेक्स्ट विल मूव टू द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये हो गया, फटाफट लिख लिया आपने। फिर आ जाइए, सेकेंड जो इंडिकेटर है, दे आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब है मैन मेड, मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में इनको बनाया गया है, सिंथेसाइज किया गया है। और इसमें दो हैं, एक तो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन, और सेकेंड वन इज द मेथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन नेचुरली कैसा होता है? कलरलेस। और मेथाइल ऑरेंज नेचुरली कैसा होता है? ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कैसा रहता है? इट रिमेन्स कलरलेस। और बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कैसा हो जाता है? पिंक कलर इंपार्ट करता है। तो जैसे ही पिंक कलर चेंज होगा, फिनोफ्थलीन पिंक कलर में चेंज होगा, हमें मालूम चल जाएगा कि सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक हो गया। ठीक है, मेथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा? रेड। और बेसिक मीडियम में ये कैसा हो जाता है? इट चेंजेस टू येलो। ठीक है, ये इंडिकेटर्स बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर में तक पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज के बेसिस पे भी पूछ लिया जाता है कि आपके पास में सॉल्यूशन ए है, बी है, सी है, और हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो उसके लिए फिर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी एक लोब होता है आपके ब्रेन में जो स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं या उनकी स्मेल खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब इंडिकेटर्स विच चेंजेस इट्स स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्या होता है? या तो स्मेल चेंज हो जाती है, और क्या होता है? स्मेल लॉस्ट, स्मेल खत्म हो जाती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन कौन से आते हैं? तो वैनिला मिलता है आपको, ठीक है, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, और ऑनियन। ठीक है, दीज आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से? कौन कौन से? सिंथेटिक, नेचुरल एंड ऑल्फैक्टरी। ये ऑल्फैक्टरी अलग से पूछ लिया जाता है आपसे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो स्मेल चेंज करते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और सिंथेटिक 2 ही हैं आपके पास में, वन इज द फेनोफ्थलीन एंड सेकंड वन इज द मेथाइल ऑरेंज। इनका एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है उसको याद रखना है। यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप, पीएच स्केल। फटाफट हेडिंग डालिए, पीएच स्केल। तो नेक्स्ट है हमारा पीएच स्केल, हेडिंग आप डाल चुके होंगे। देखो ये पीएच का मतलब क्या है? पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ H+ है। एंड दिस पीएच स्केल वाज गिवन बाय, किसने दिया था फर्स्ट टाइम? गिवन बाय सोरेनसन। ही वाज अ केमिस्ट एंड ही वाज वर्किंग इन अ बियर फैक्ट्री कार्लसबर्ग। तो केमिस्ट थे, वहां से इन्होंने पीएच स्केल डेवलप किया। इस पीएच स्केल से हमें मालूम क्या चलता है? देखो ये जो पीएच स्केल है, ये एक स्केल है जो 0 से 14 तक रेंज करती है। सेंटर पे इसका 7 है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसका पीएच 7 है वो सॉल्यूशंस कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, और इस तरफ अगर हम बढ़े 6 5 4 3 2 1 और उसके बाद 0,
ठीक है, अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि इस तरफ सब्सटेंसेस कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। और अगर इस तरफ बढ़ते हैं 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इस तरफ अगर मूव करते हैं तो इसका मतलब सब्सटेंसेस कैसे हैं, बेस है। ठीक है, 1 2 इस तरह से आप लिख सकते हो। दिस पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। तो इन्होंने बताया कि अगर पीएच जो है इक्वल टू 7 है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो H प्लस आयंस का नंबर होगा इट विल बी इक्वल टू OH माइनस आयन। नंबर ऑफ H प्लस आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तब जब सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का pH 7 है तब। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो, अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो मोर देन 7, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक या बेसिक होगा, बेस होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, H प्लस आयन का जो नंबर है विल बी लेस देन OH माइनस आयन। H प्लस आयन का जो नंबर है वो OH माइनस आयन के नंबर से कम होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में इफ pH इज लेस देन 7, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, और इसका मतलब हो गया कि H प्लस आयन विल बी ग्रेटर देन OH माइनस आयन। अब देखो, सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, उसमें H प्लस आयंस भी प्रेजेंट होंगे और OH माइनस आयंस भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, जिसका नंबर ज्यादा उस टाइप का सॉल्यूशन होगा। अगर H प्लस आयन का नंबर ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, OH माइनस आयन का सॉल्यूशन नंबर ज्यादा है तो बेसिक हो गया। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है, अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस दे रखे हैं, उनके पीएच के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो वो पीएच आपको फाइंड करना है, एक्टिविटी दे रखी है, वहां से फाइंड करिए, कहीं से देखिए, फाइंड करिए, कैलकुलेट करिए और उनको लिखिए वहां पे, क्योंकि वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये पीएच स्केल है। एक चीज और आपको बता दें कि अगर एक सॉल्यूशन ए है, बी है, एक का पीएच 1 है, दूसरे का पीएच 5 है, तो इसका मतलब H प्लस आयन किसके पास में ज्यादा होंगे, H प्लस आयन ए के पास में ज्यादा होंगे। लोअर द पीएच हायर द H प्लस आयन, हायर द पीएच लोअर, हायर द पीएच हायर द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, अगर pH लो है तो इसका मतलब क्या है, H प्लस आयंस कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर pH हाई है तो इसका मतलब क्या है, OH माइनस आयंस जो होंगे वो हाई इन नंबर होंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द pH स्केल। इट्स वेरी इजी, आपको समझ में आ गया होगा। और इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा या पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा। इसका मतलब हो गया कि प्रिपरेशन शुड बी क्वेश्चन बेस्ड। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है और आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। इसको हम बहुत शॉर्ट में करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में पीएच की इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहे होते हैं, है ना, और वही फूड जब मूव करता है इंटेस्टाइन में तो कैसा हो जाता है, सॉल्यूशन का जो आपका जो फूड है उसका नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक, क्योंकि उसमें बाइल जूस मिक्स हो जाता है जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। और समटाइम्स क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब क्या है, कभी अपने कुछ ज्यादा खाना खा लिया या कुछ वैसा ऐसा वैसा खा लिया तो वैसा होने लगता है, मतलब एसिडिटी होने लगती है। एसिडिटी का मतलब है कि आपका जो स्टमक है वो एक्सेस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कर रहा है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो आप, सिक्रीशन ऑफ एक्सेस गैस्ट्रिक जूस। तो इससे क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होगा, आपके स्टमक में पेन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, आपकी वॉल्स को डैमेज करने का प्रयास करेगा, जो कि कर नहीं पाता है। कर इसलिए नहीं पाता है क्योंकि आपका जो स्टमक होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसकी जो वॉल्स होती हैं दे आर कवर्ड विथ म्यूकस। इस पे क्या लगा होता है, म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, और ये म्यूकस जो है एंजाइम्स के एक्शन से बचा लेता है। जो गैस्ट्रिक जूस है उसके एक्शन से स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा एसिड बॉडी में सिक्रीट होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है, तो क्या होता है, फिर थोड़ा सा हार्म करने लगता है। जब हार्म करने लगता है तो पेन होता है, और जब पेन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है कोई माइल्ड बेस। कौन सा, माइल्ड बेस। ठीक है,
मतलब जैसे आपको मैंने एक नाम बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH होल प्राइस। इसको हम यूज करते हैं टू क्योर द एसिडिटी। हम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज कर सकते, कोई वीक बेस यूज करते हैं जिससे उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए और हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज करेंगे? ये तो हो गया एसिडिटी दैट यूज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर गैस्ट्रिक जूस इन आवर डाइजेशन। सेकंड है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज करेंगे पीएच स्केल को? तो देखो, जो फसलें आप अपने खेतों में बोते हो उनको एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ फसलें जो है एसिडिक मीडियम में ग्रो करेंगी, कुछ फसलें जो है बेसिक मीडियम में ग्रो करेंगी। ठीक है, तो अगर हमें पीएच नहीं पता है सॉइल का और हम प्लांट को उसमें ग्रो कर देंगे और अगर उसको सुटेबल कंडीशंस नहीं मिली तो क्या होगा? प्लांट विल नॉट ग्रो। ठीक है, तो बिफोर सोइंग द फील्ड्स हमें क्या करना पड़ता है? यू हैव टू चेक द पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच चेक कर लेंगे और अगर एसिडिक है तो हम उसमें कोई बेस मिला देंगे, अगर बेसिक है तो हम उसमें कोई एसिड मिला देंगे। फिर जो कंडीशंस चाहिए उन कंडीशंस को डेवलप करके हम क्रॉप की सोइंग करेंगे। ठीक है, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दे रखा होगा, टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके क्या होता है? देखो, ये जो दांत होता है ना, इसकी जो बाहर की लेयर है कुछ इस तरह से, ये वाली जो लेयर है जो शेडेड पार्ट में बना रहा हूं, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किस चीज की बनी है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी है। और कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये साइनी सब्सटेंस है, इसी को हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, जो चमकता रहता है। अगर ये डिकम्पोज हो जाए, मतलब इसकी थिकनेस को किसी तरह से कम कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? उसको बोलेंगे हम टूथ डिके। और ये कम होने लगता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। कैसे? आपने शाम को खाना खाया है ना, ब्रश नहीं किया और सो गए, तो आपकी माउथ में जो बहुत सारा फूड पार्टिकल्स है वो इन बिटवीन द टीथ कैविटीज में भर जाता है। ठीक है, आपके माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लाखों लाख बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपके माउथ में। उसके लिए वो खाना होता है, जैसे आपने मुंह बंद किया बैक्टीरिया चालू हो गए उस खाने से एनर्जी गेन करने में। और आपने मुंह तो बंद कर रखा है, मुंह बंद करके सोते हो तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन चाहिए थी वो तो मिली नहीं बैक्टीरिया को, तो एनारोबिक क्या होगा? उसका डिकम्पोजिशन होगा और बनेगा एसिड। ठीक, वो उस एसिड के बनने से क्या होगा? आपके माउथ का जो पीएच है वो हो जाता है लगभग 5.5 के आसपास। और जैसे ही पीएच 5.5 होता है, क्या करता है? ये आउटर मोस्ट लेयर को डिकम्पोज करने लगता है। इसको बोलते हैं हम टूथ डिके। ठीक है, तो अगर टूथ डिके से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रश करिए, बेसिक सॉल्यूशन यूज करिए। बहुत सारे ऐसे माउथ वॉश आते हैं, ठीक है, जो आपके माउथ के पीएच को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट रखेंगे। और जब बेसिक मीडियम में रहेगा तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और टूथ डिके नहीं होगा। ठीक है ना। एक और आपने पढ़ा होगा, तो कौन सी वो है, मधुमक्खी, स्टिंग, नेटल प्लांट। नेटल प्लांट की जो स्पाइन्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे वो आपकी बॉडी से कनेक्ट होता है वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है। जैसे मधुमक्खी आपको काटती है या चींटी आपको काटती है तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है एथेनोइक एसिड से, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे पता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी ऐसी मक्खी ने काटा है जिसका जो पॉइजन है वो बेसिक नेचर का है तो फिर हम एसिड अप्लाई करते हैं। जैसे रेड वाली जो मक्खी होती है, उसको बोलते हैं बरैया, वो क्या करती है? वो बेस इंजेक्ट करती है और बेस में फिर मुझे एसिड लगाना पड़ता है। हम विनेगर या इस तरह से कुछ लगाते हैं उस इंक्रीज्ड बेस को, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, और आपके नेटल प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में ही दिया है कि नेटल प्लांट के पास में डॉग प्लांट भी होता है। ठीक है, अगर नेटल प्लांट से आपको पेन हो रहा है तो आप उस जो डॉग प्लांट है उसकी लीव्स को आप उसको रब कर सकते हो, जिससे क्या होगा? आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो डॉग प्लांट है उसकी लीव्स जो है वो बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली। हम लोग पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और उसमें हमारा सॉल्ट बचा हुआ है। तो सॉल्ट सिंपली बात करें, सॉल्ट्स क्या होते हैं? आपने बहुत सारे सॉल्ट्स यूज किए होंगे, जैसे NaCl है ना, कॉपर सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट, इस तरह सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है। तो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, जब भी हम किसी एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है ना। आपने मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई थी तब भी सॉल्ट बना था और वाटर बना था। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आपने लिया HCl और HCl की हम NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा? ये नमक बन जाएगा, NaCl विद द रिलीज ऑफ वाटर। ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, सॉल्ट्स को डिवाइड कर लीजिए दो टाइप में। कौन कौन से?
वन इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, and second one are the anhydrous salts. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब क्या है? सॉल्ट विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्ट्स विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, साथ में लिखते रहिएगा। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनके साथ में सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, सॉल्ट्स विथ सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स जिनके साथ में सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने लिया Na2CO3.10H2, CuSO4.5H2। ये पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, आपको फॉर्मूला दे देगा इतना सिर्फ, और कहेगा इसके साथ में कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो आपको उसमें से फाइंड करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप FeSO4.7H2, एक और है आपके पास में CuSO4.2H2। ये आप ही के सिलेबस में जो है वही बताएं। ठीक है, पीओपी भी हाइड्रेटेड है, उसके साथ में भी हाफ H2O लगा होता है, ये जिप्सम है आपका। और एनहाइड्रस सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे? इसका मतलब है सॉल्ट्स विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे सॉल्ट्स जिनके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपने लिखा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, NaCl एटसेट्रा। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम कि हम आपको हाइड्रोक्वेशन, डिलोक्वेशन, ये सारी चीजें बताएं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बताना मूर्खता होगी। ठीक है, तो ये दो तरह से डिवाइड कर लिया। फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप में। एसिडिक सॉल्ट, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एसिडिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। दूसरे कौन से होते हैं? बेसिक सॉल्ट्स, एंड थर्ड वन विल बी द न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स देखो कब होंगे? आपने दो तरह के बेस पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, और दो तरह के आपने एसिड पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की हम रिएक्शन करा दें वीक बेस के साथ में, तो कैसा सॉल्ट बनेगा? तो हमें सॉल्ट मिलेगा एसिडिक सॉल्ट विद द रिलीज ऑफ वाटर। ये था इसके लिए। अब इन्हें बंद नहीं करते, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आपने लिया H2SO4 और H2SO4 की किसी वीक बेस के साथ में रिएक्शन करा दो, तो वीक बेस हमने बताया था आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4। ये मैग्नीशियम सल्फेट है और ये क्या है? ये सॉल्ट है। और कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक। क्यों? क्योंकि हमने एसिड कैसा लिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और प्लस 2H2O बनेगा। ठीक है, बताओ ये समझ पाई कि नहीं समझ पाई? ये एग्जांपल हो गया एसिडिक सॉल्ट का। अब आ जाते हैं बेसिक सॉल्ट पे। बेसिक कब होगा बताओ? एसिडिक जैसे हुआ था वैसे ही बेसिक होगा, है ना। हम क्या ले लें? कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, साथ में लिखते रहिएगा, और प्लस इसकी रिएक्शन करा दें हम किससे? वीक एसिड से। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? अब इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा विद द रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बता दो फटाफट एग्जांपल, आप ही बता दो। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, और वीक एसिड ले लो, विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, हमने ले लिया, तो क्या बनेगा? अब ये देखो बनेगा CH3COONA, यहां से H चला जाएगा और इसका OH चला जाएगा, CH3COONA प्लस H2O। ये जो CH3COONA है, दिस इज सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। और ये कैसा हो जाएगा? इट विल बी बेसिक सॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए न्यूट्रल, थर्ड टाइप। न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल सॉल्ट तब मिलेगा। अच्छा, और चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनका जो हम ये जो मिक्स कर रहे हैं आपस में, स्ट्रॉन्ग और वीक, ये इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए।
अगर हम न्यूट्रल की बात करेंगे तो न्यूट्रल में देखो क्या होगा, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करा दें तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और वाटर बनेगा, है ना। इसका एक एग्जांपल ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो आप HCl, इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, अभी लिया था आपने, क्या बन जाएगा, फटाफट बता दो, NaCl, नमक बन गया विद द रिलीज ऑफ वाटर। अब ये जो NaCl होगा ये कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, एक और कंडीशन है उसको भी लिख लेते हैं कि जब वीक एसिड की वीक बेस के साथ में रिएक्शन करा दो तब भी क्या बनेगा, तब भी आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। आप ले लीजिए वीक एसिड और वीक एसिड की रिएक्शन करा दो किससे, वीक बेस के साथ में, गेटिंग, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, अगेन यू विल गेट न्यूट्रल सॉल्ट विद द लॉस ऑफ वाटर। एग्जांपल लिख लो, वीक एसिड ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया एथेनोइक एसिड CH3COOH, वीक बेस ले लीजिए, आपने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH होल ट्वाइस, क्या बनेगा, सॉल्ट बनाओगे तो बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Mg, ठीक है, एंड प्लस H2। ये जो CH3COO का होल ट्वाइस Mg है, इसका नाम कौन बताएगा, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम एसीटेट, ठीक है। नाम आपको तो आता ही होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स स्पेशली, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्ट्स को, डिफरेंट सॉल्ट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। अब सीधे हम पहुंच जाते हैं जो आपके सिलेबस में सॉल्ट प्रेजेंट है। तो जो पहला सॉल्ट है वो है NaCl, इसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इसी सॉल्ट को हम कहां पे यूज करते हैं, यूज्ड फॉर कुकिंग। ये मिलता कैसे, देखो, एक तो सॉल्ट होता है जिसकी चट्टानें होती हैं, रॉक्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, वहां से उसको निकाला जाता है, और दूसरा सॉल्ट आपको मिलता है कहां से, फ्रॉम द सी वाटर, ठीक है। गांधी जी ने जैसे निकाला था डांडी मार्च करके, है ना, गुजरात के किसी प्लेस पे गए थे समुद्र के किनारे, वहां पे वो क्या था, समुद्र का पानी खारा होता है, सॉल्टेड होता है, तो जैसे ही समुद्र को पानी को हम भरते हैं किसी टैंक में, फील्ड्स में, तो जब ये इवोपरेट होता है, एंड आफ्टर इवोपरेशन वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट, उस सॉल्ट को हम वहां से कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्रीज में फेंकते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन। आयोडीन की क्वांटिटी चेक करते हैं, कम है कि ज्यादा है, नहीं है तो हमें उसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इस समय जो हमें सॉल्ट चाहिए वो कैसा चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट चाहिए, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल करने लगेगी, है ना, और जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो जो हमें सॉल्ट मिलता है, जो आप टाटा सॉल्ट या मार्केट में जो भी सॉल्ट खरीदते हो, ठीक है, वो कैसे हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ठीक है। पहले देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का ये जो गला होता है इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती थी, अच्छी खासी स्वेलिंग आ जाती थी, किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्वाइटर, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहां से निकालते हैं। इसके यूजेस क्या है, एक तो हम फूड में यूज करते हैं, ठीक है, फूड, या हम सिंपली बोल दें डाइट में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कहां पर यूज करते हैं, यूज्ड एज ए प्रेजर्वेटिव, नमक को तो हम प्रेजर्वेटिव भी यूज करते हैं, चाहे लेदर इंडस्ट्री में लेदर को प्रोटेक्ट करना हो तो हम नमक का लेप लगा देते हैं, चाहे अपने घर में हम मुझे पिकल्स प्रिजर्व करने हो किसी तरह से, तब भी हम NaCl का ही यूज करते हैं, ठीक है। और कहां पे यूज है, सोप की प्रिपरेशन में यूज करते हैं, सोप प्रिपरेशन में सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे नमक के यूजेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड, ये हमें सिर्फ याद रखना है, इसकी कोई केमिकल रिएक्शन इस टॉपिक में नहीं है, हम सीधे पहुंचते हैं। सेकेंड सॉल्ट है हमारा कौन सा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा ही पूछा जाता है हर साल, क्योंकि इसको हम बनाते हैं बाय द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो कौन सा है, कास्टिक सोडा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, sorry, the formula of this compound is NaOH and its chemical name is sodium hydroxide, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन,
ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। ब्राइन क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर पाओगे। तो ब्राइन होता है कंसंट्रेटेड, साथ में लिख दीजिएगा aqueous सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये जो नमक आपने पढ़ा इसको पानी में मिलाइए, नमक डिजोल्व हो जाए, सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाए, उसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नमक के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, और ब्राइन की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इस प्रोसेस का नेम क्या है? द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ब्राइन क्या है? नमक का सांद्र सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। ठीक है, अब कैसे करते हैं उसको देखते हैं फटाफट। एक सिंपल वे में हम आपको बता देते हैं। आप एक बीकर ले लीजिए समझने के लिए, हालांकि ये बीकर में तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती है, इसके लिए हमें पूरा ऑपरेटर सेटअप करना पड़ता है, बट आप कर सकते हो। फिल इट विथ concentrated solution of sodium chloride, concentrated aqueous solution of sodium chloride, that is called as brine। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज विल बी कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, जैसे हमने बैटरी लगाई, क्या हुआ? इसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट का जब फ्लो स्टार्ट होगा तो देखो क्या होगा, एक कैथोड है, दूसरा एनोड है। अब कैथोड से कुछ निकलेगा और एनोड से निकलेगा। तो देखो इसमें है क्या क्या चीज, इसमें NaCl मिलाया आपने, ये स्प्लिट हुआ होगा Na प्लस और Cl माइनस में। नमक तो टूट जाता है आयंस में क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। और दूसरा आपके पास में है वाटर, वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और दो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो नेगेटिव चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब कैसे मूव करते हैं वो देखिए। मतलब अगर हम बात करें एनोड पे, तो एनोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर कौन आएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज दो है आपके पास में, Cl माइनस आयन एंड OH माइनस आयन, टू आर देयर। तो आउट ऑफ दीज टू, Cl माइनस आयन will change to chlorine gas with the loss of 2 electron। आप यहां पे लिख दो 2Cl minus ion will change to Cl2 with the loss of 2 electrons। और देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब जो एनोड है वहां से कौन सी गैस निकलेगी? वहां से क्लोरीन गैस निकलेगी, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम कैथोड पे। कैथोड कैसा है? नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ हमारे पास दो आयंस हैं जो मूव करेंगे, कौन कौन से? एक तो Na प्लस और दूसरा H प्लस, टू आयंस आर देयर। तो इन दोनों में से जो H प्लस है इसमें हम दो ले लेते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो एनोड से निकले थे एंड विल चेंज टू H2। ठीक है, मतलब कैथोड से क्या निकलेगी? कैथोड से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो एनोड से क्या निकल गया? एनोड से कौन सी गैस निकली? क्लोरीन। और कैथोड से कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन। सॉल्यूशन में बचा क्या? देखो क्लोरीन निकल गया और H प्लस आयन निकल गया। तो सॉल्यूशन में क्या बचा? इन सॉल्यूशन व्हाट इज लेफ्ट? सॉल्यूशन में बचा बेटा Na प्लस और OH माइनस आयन। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो मुझे बनाना था, ठीक है ना। क्या बनाना था हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करनी थी। तो क्लोरीन निकल गया एनोड से, हाइड्रोजन निकल गया कैथोड से, सॉल्यूशन में जो बचा वो क्या है? सोडियम और हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो चाहिए मुझे, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये बनेगा किधर? NaOH बनेगा टूवर्ड्स कैथोड। किधर बनेगा? कैथोड की तरफ बनेगा। ये एनसीईआरटी में है लिखा हुआ, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरफ बनेगा, तो इट विल प्रिपेयर टुवर्ड्स कैथोड। अब एक चीज और आती है, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? तो देखो क्लोर क्या है? क्लोर लिया गया है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन यहां पे निकल रही थी, है ना। तो क्लोर इज टेकन फ्रॉम द क्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कली टेक्स प्लेस। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो क्या है? एल्कली।
ठीक है, और क्लोर कहां से लिया गया है? फ्रॉम क्लोरीन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। गेटिंग? तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। एक चीज आप बताओ, क्या आप एल्कलीज और बेस में डिफरेंस पता कर पा रहे हो? एल्कलीज क्या है? हो सकता है पता नहीं मैं बताया कि नहीं बताया। देखो, जो एल्कलीज होते हैं, एल्कलीज आर वाटर soluble bases, water soluble bases are called, इनको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एल्कलीज। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, ये क्या है सारे? दे आर द एल्कलीज। क्यों? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेज आ जाते हैं। कौन कौन से यूजेज होंगे इस कास्टिक सोडा के? समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा तो लाइक ठोक दो बेटा, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। ठीक है, एग्जाम्पल उसके यूजेस लिखने थे यहाँ मुझे। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या है? एक तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन में, इनकी मेकिंग में, आप यहां से लिखो इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज हम इसका कहां पे कर लेते हैं? यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, लेबोरेटरी रीजेंट की तरह यूज करते हैं। तीसरा यूज हम कहां पे कर सकते हैं? पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। कहां पे? पेपर इंडस्ट्री में करते हैं यूज इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज इसका करते हैं। ठीक है, समझ पाए? तो इस तरह के कुछ यूजेस आपको एटलीस्ट हर सॉल्ट के आप 3-4 यूजेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि समटाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट 4 यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तो ये कॉमन नेम कास्टिक सोडा आपको पता होना चाहिए, इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पता होने चाहिए, इसके यूजेस पता होने चाहिए, और इनका केमिकल नेम पता होना चाहिए। ठीक है, इतना ही आपसे पूछा जाता है, इसी में से कुछ ना कुछ जो भी पूछना होता है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो आपको पक्का समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड सॉल्ट पे, और थर्ड सॉल्ट कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सॉल्ट नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसी को हम बोल देते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते कैसे? फटाफट इनको खत्म कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लैग्ड लाइन। ठीक है, लिख दो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन मतलब CaOH होल ट्वाइस। तो आप CaOH होल ट्वाइस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, और इस पे क्लोरीन गैस पास कर दो, तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड प्लस H2O। ठीक है, इसके यूजेस लिख दो फटाफट, इसके यूजेस क्या है? तो क्या क्या यूजेस आएंगे इसके? देखो, एक तो हम यूज करते हैं यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट कैसे? क्योंकि इसके साथ में कौन सी गैस लगी हुई है? क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो पॉइजनस होती है। तो जैसे ही हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस रिलीज कर देता है। वही क्लोरीन गैस जो है क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर जाती है। ठीक है, दूसरा हम कहां पर यूज करते हैं? देखो, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। और कहां पे यूज करते हैं? यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारी, और एक हम और यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज्ड टू रिमूव द कलर ऑफ कॉटन
कॉटन का अगर कलर उड़ाना है, फेड करना है, ब्लीच करते हैं, सब ब्लीच करवाना चाहते हैं तो क्या करता है, आपकी स्किन का जो कलर है उसको वो फेड कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, ये 3 सॉल्ट्स हो गए, फटाफट लिख दो इनको, अगले सॉल्ट्स को कवर करते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। मार्केट में जो ये मिलता है ये बेकिंग सोडा के नाम से नहीं मिलता है, किस नाम से मिलता है, बेकिंग पाउडर के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है, बेकिंग पाउडर, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, जो हमारे घर का जो लैब होता है दैट इज किचन, ठीक है, वहां पे जो यूज करते हैं दैट इज बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर क्या है, तो देखो ये जो बेकिंग सोडा है इट इज बिटर इन टेस्ट, ये बेसिक होता है, जितने भी बेसेस हैं वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो इसकी बिटरनेस कम रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर में हम ऐड कर देते हैं क्या, हम ऐड कर देते हैं टार्टरिक एसिड। तो हमारा ये क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर जो है वो कन्वर्ट, सॉरी गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, बेकिंग सोडा है यहाँ पे। बेकिंग सोडा में हम क्या ऐड कर देंगे, टार्टरिक एसिड ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। ये टार्टरिक एसिड क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि जब आप इसको फूड में ऐड करोगे टू मेक फूड फ्लफी, है ना, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में पड़ गया तो आपका फूड कड़वा हो जाएगा, टेस्ट बिटर, है ना, तो उसकी बिटर, वो बिटर ना हो, क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में ना पहुंचने पाए, उसके लिए हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, टार्टरिक एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब हम इसको बनाते कैसे हैं भाई, ये भी तो पता होना चाहिए आपको ना। तो नेक्स्ट आ जाइए आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको बनाने के लिए हम 4 चीजें लेते हैं, एक तो NaCl लेते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या बचा, NaCl लेते हैं, नमक। इन चारों चीजों को हम आपस में रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 विद सम बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सबलाइम कर जाता है, हीट करने पर ये सबलाइम कर जाता है, गेटिंग और नॉट। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। अब देखो ये जो आपने लिखा है NaHH2OCl2 जो भी लिखा है, ठीक है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी आपके सिलेबस में सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉल्ट से 4 मार्क्स का आएगा, पीएच स्केल से 3 मार्क्स का आएगा, पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह, उसमें से 3 मार्क्स का आता है। और जो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज हैं उससे भी आपको 3 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन मिलते हैं। तो मतलब ये जो चैप्टर हो जाता है वो कितने मार्क्स का हो गया, 4 3 7 3 10 नंबर का अप्रॉक्स इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, समझ पाए इस चीज को, याद रखेंगे आप। अब आ जाइए सीधे, हमें क्या पढ़ना है, यूजेस। तो हम इसको यूज कहां करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक फूड फ्लफी। फ्लफी मतलब स्पंजी आप कह सकते हो, फूड को स्पंजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ब्रेड खाते हो भाई, तो ब्रेड कैसी होती है, स्पंजी होती है। ढोकला खाते हो, कैसा होता है, स्पंजी होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें स्पंजी आप खाते हो उन सब में क्या पड़ता है, बेकिंग सोडा पड़ता है। और बेकिंग सोडा डालने के बाद जब उसको पकाते हैं, हीट करते हैं पकाने के लिए, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करती है, उन बबल्स की फॉर्मेशन कर देती है फूड में, जिससे कि जो फूड होता है वो फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो पहला यूज हो गया किस चीज लिए, इट इज यूज टू मेक फूड फ्लफी। इसके अलावा दूसरा यूज क्या हो सकता है, यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड मतलब एंटा एसिड बनाने के लिए आप यूज करते हो। अगर एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यूज्ड इन मेकिंग व्हाट, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स है, जो सिलेंडर आपके स्कूल में रखे होंगे आग बुझाने वाले रेड कलर के, वो सब, उसमें सब क्या पड़ा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। जो वॉल्व होता है, देखो जो पूरा कंटेनर है उसमें सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में क्या पड़ा हुआ है, एक एसिड की बॉटल उसी में लटकी रहती है। ठीक है, और वो एक थ्रेड से बंधी होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हम ले लें कि सपोज ये एक बॉटल है, बॉटल जैसा ही बना लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें इस तरह से सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है, ये एक पाइप अंदर रहती है और इस पाइप की हेल्प से एक क्या लटकता रहता है, एसिड इसमें लटका देते हैं। जैसे ही हम नोजल खोलते हैं यहां से क्या होता है, एसिड इसमें भरा हुआ है, ये क्या है एसिड, एसिड जो है गिर जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट में, और सोडियम बाइकार्बोनेट की जब एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूटिलाइज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। समझ पाए, आग बुझाने के जो संयंत्र बनते हैं, जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनको बनाने में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। आपके स्कूल में, आपके किसी मेडिकल संस्थान में या कहीं भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कुछ फायर बुझाने के, आग बुझाने के गैजेट्स रखे होते हैं। ठीक है, उन गैजेट्स में क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसे पाइप लगा रहता है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है, उस वॉल्व से थ्रेड्स के अंदर बंधा होता है एक बॉटल लगी होती है, ओपन बॉटल, जिसमें एसिड रहता है। ठीक है, क्या रहता है उसमें, एसिड रहता है, कोई एसिड होगा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, कोई भी, और इसके अंदर एक पाउडर्ड सब्सटेंस भरा होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जैसे ही हमें इसको यूज करना होता है, हम वॉल्व खोलते हैं, वॉल्व खुलते ही ये जो थ्रेड था, ये थ्रेड टूट जाता है, और थ्रेड टूटेगा तो एसिड गिर जाएगा किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट और इसकी रिएक्शन करा दी सपोज आपने डाइल्यूट H2SO4 से, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा, सॉरी Na2SO4 बनेगा, सोडियम मैंने सल्फेट लिया H2SO4, तो Na2SO4 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। हमें यही बनाना था मेनली, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने के लिए यूज होती है। ठीक है, और तीसरा चौथा इसका हम यूज लिख सकते हैं कैसे, लैबोरेटरी रीजेंट। किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, लैबोरेटरी रीजेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट सॉल्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कौन बताएगा, केमिकल फॉर्मूला विल बी Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम कौन बताएगा, तो ये Na2CO3 है, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, है ना। और आगे 10H2O लगे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो 10 है तो इसके लिए हमने यूज किया डे का, और वाटर है तो हमने क्या यूज कर दिया, हाइड्रेट। सो दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम सिंपली बना लेते हैं फ्रॉम बेकिंग सोडा। क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट कर दीजिए, क्या करें, हेडिंग डालो फटाफट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इसको कैसे बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा आपको पता है क्या होता है, NaHCO3, इसको हीट कर दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2। ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, कॉमन नेम इसका होता है सोडा ऐश, क्या बोलते हैं इसको, सोडा ऐश बोलते हैं। अभी हमें चाहिए 10H2O में ऐड करना है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो Na2CO3 बना है सोडियम कार्बोनेट, इसकी हम फिर से रिएक्शन करा दें विद 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, इस तरह से हम इसको वॉशिंग सोडा को बना लेते हैं। फटाफट लिखते रहेंगे, सीधे आ जाते हैं यूजेस पे। इसको हम यूज कहां कहां पे करते हैं, इसमें ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। ये जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स का केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, सॉल्ट्स का केमिकल नेम याद रखना है, सॉल्ट्स का जनरल नेम याद रखना है, सॉल्ट्स के यूजेस याद रखने, कहां कहां पे इसको हम यूज करते हैं, और आपको क्या याद करना है, सॉल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो चीज आपको याद रखनी है। बस इतने में से आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है 10th लेवल पे। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसके यूजेस क्या होंगे, तो आप लिख सकते हो यूज्ड एज, पहला यूज हो जाएगा, हम इसको यूज करते हैं एज ए लैबोरेटरी रीजेंट, केमिस्ट्री लैब में इसका बहुत योगदान है। ठीक है, दूसरा यूज क्या हो जाएगा, यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, तीसरा यूज क्या हो जाएगा, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, और यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किस चीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। 3-4 यूजेस आपको याद रखने हैं बस। और इसके बाद हम अपने सॉल्ट पे पहुंचते हैं। जो सॉल्ट है दैट इज द
प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों को साथ में बता देते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा 6 नंबर का प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी क्या हो जाएगा? इट विल बी CaSO4.1/2H2, और हम लिख सकते हैं 2CaSO4.H2। दोनों ही फॉर्मूला सेम है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.1/2H2। अब इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? केमिकल नेम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी एंड हाइड्रेट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, बनाते कैसे हैं इसको? कम टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहां पे आप लिख सकते हो सिंपली, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैसे बनाते हैं? जिप्सम। जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4.2H2। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2। दिस इज जिप्सम। और इस जिप्सम को जब हम हीट कर देते हैं अप्रॉक्स 373 केल्विन पे, तो ये 3/2H2O निकाल देता है, बन जाता है CaSO4.1/2H2O एंड प्लस 3/2H2O विल बी लूज्ड। ठीक है, तो ये क्या बन गया? जिप्सम से अगर मुझे पीओपी बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, तो हमें जिप्सम को हीट करना पड़ता है 373 केल्विन पे, और ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम फिर से वाटर के साथ में रिएक्शन करा दें, ठीक है, 3/2H2O के साथ में, देन इट विल चेंज टू द जिप्सम। और इन दोनों का ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों को हम यूज कहां पे करते हैं? इसके यूजेस क्या हो जाएंगे बताओ? एक तो क्रैक्ड बोन, अगर आपकी हड्डी टूट गई है, किसी की भी हड्डी टूटी है, तो उसपे जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर पीओपी से होता है। गीली पट्टी लेते हैं, उस पर पीओपी लपेटते हैं और बांधते जाते हैं, जब वो सूखता है तो हार्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ में रिएक्शन करा दें, तो जैसे ही वाटर सूखेगा इट विल बिकम हार्ड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यूज्ड टू सेट क्रैक्ड बोन। यूज्ड टू सेट क्रैक्ड बोन। ठीक है, पहला यूज हो गया। दूसरा यूज कहां पे करते हैं? यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में भी तो इसका यूज है। ठीक है, और कहां पे यूज करते हैं पीओपी का? और कहां पे यूज करते हैं? बहुत सारी मूर्तियां बनाने में हम यूज करते हैं, स्टैच्यू। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पे, इन मेकिंग स्टैच्यूज। स्टैच्यूज की फॉर्मेशन में यूज करते हैं। और कहां पे यूज करते हैं पीओपी का? वॉल पेंटिंग में यूज करते हैं, है ना? तो आप लिख सकते हो फॉर वॉल पेंटिंग, वॉल को पेंट करने के लिए या उसको शाइनी बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, सीलिंग्स में डिजाइन देने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। तो इस तरह से पीओपी का बहुत सारा यूज है। और पीओपी है जो CaSO4.1/2H2O, इसकी अगर हम 3/2H2O के साथ में रिएक्शन करा दें, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4.2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जिप्सम से पीओपी चाहिए तो जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट कर दो, और अगर हमें पीओपी से जिप्सम चाहिए तो पीओपी की 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करा दो। ठीक है, वो हार्ड हो जाएगा। गेटिंग? समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और आपके लिए भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ जरूर आएगा। इंटरटेनिंग हो सकता भले कम हो, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे रोमांस तो नहीं कर सकते, आपको एंटरटेन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर समझ में आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चंस होंगे, इसके जो क्वेश्चंस होंगे, जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए, वो फिर हम आगे कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।